नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिविल लक्ष्य क्लासेस। और आज हम ईओआरओ की जो भर्ती है उस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, उस ईओआरओ की पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हमें किस प्रकार से अगले जो भी हमारे पास 6-8 महीने हैं उनके अंदर किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से हम इसके अंदर जो ये पोस्ट है इसको अचीव कर सकते हैं, इन सब की चर्चा की जाएगी। और मेनली ये जो क्लासेज रहेंगी वो पार्ट बी से रिलेटेड रखेंगे हम, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, इसके अलावा कुछ रूल्स है और कुछ योजनाएं हैं, उन सभी को हम इसमें संकलित करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ईओआरओ है क्या और इसके माध्यम से हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो ईओआरओ ये जो परीक्षा है वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। इससे पहले जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2022 में आई थी, जिसके एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट करवाए गए थे। एक हुए तो 2023 के अंदर कंडक्ट हुए थे, एक 2024 के अंदर कंडक्ट करवाए गए हैं, 2025 के अंदर। तो जो वैकेंसी आई थी 2023 वाली, उसमें क्या हुआ, 2023 वाला वो जो पेपर है वो लीक होने की वजह से इसको दोबारा री एग्ज़ाम करवाया गया था और अब इनको डीवी वगैरह होके कंप्लीट इनको पोस्टिंग दे दी गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी ईओआरओ की भर्ती परीक्षा। अभी रिसेंट में चर्चा में चल रही है। क्योंकि इसके नई भर्ती आरपीएससी के द्वारा जारी की जा रही है और जो ये भर्ती है कहा जा रहा है कि जो पिछली वैकेंसी उससे ज़्यादा इसमें पोस्ट क्रिएट की गई है और साथ में ही इसके जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के आसपास के लिए बताया गया है। अब इसमें 100% श्योरिटी नहीं, क्योंकि आरपीएससी है तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो अभी तक के जो अनुमान है वो इसी तरह से हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम होगी। यानी हमारे पास अभी तक, अगर हम अक्टूबर को फेस्टिव सीज़न है तो ज़्यादा टाइम हमारे घर में नहीं बीत जाएगा, ज़्यादा टाइम हम एग्ज़ाम हमारे कंटेंट को नहीं दे पाएंगे। तो ये मान के चले हमारे पास 1 महीना ये चला जाता है, सितंबर में कुछ दिन चले ही गए हैं, तो ये मान लो कि हमारे पास लगभग 8 महीने ही हैं सिंपल इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ज़्यादा कोई खास बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो भी सिलेबस है, क्रक्स है, वो हमें अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब 23 वाला वैकेंसी आई थी उस टाइम पे इसकी जो कट ऑफ थी वो 100+ गई थी, 108, और जो भी लास्ट जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है वो 90+, ये मान के चलिए। यानी हमें अगर इसमें सेलेक्ट होना, अगर पेपर ईजी है तो इसकी कट ऑफ कितनी भी जा सकती है उसका कोई आइडिया नहीं, पेपर के अकॉर्डिंग आइडिया रहेगा। लेकिन अगर हमें जो तैयारी है वो बिल्कुल कट टू कट करनी होगी इसके लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत रहेगा। साथ ही इसमें जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन आ सकता है, क्वेश्चंस के टफनेस पे वेरी करता है ये सब चीज़ें। तो इस तरह से मान के चलें तो ये हमारे पास जो पेपर आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड करके आता है। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसके अंदर हमारा जीएस वाला पोर्शन होता है मेनली, जिसके अंदर हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि राजस्थान की जो हिस्ट्री है, इसके अलावा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा इसकी ज्योग्राफी है, इसकी पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी आ जाती है, इसके अलावा इसमें इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन है, और इसके अलावा एक करंट अफेयर्स है, जो कि ये 80 मार्क्स का, टोटल पेपर 120 मार्क्स का होता है। 120 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और जो पार्ट ए है वो 80 नंबर का है, 80 क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ ही जो पार्ट बी होता है 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर का ही पेपर होता है। ठीक है, जो पार्ट बी होता है इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो एक्ट है 2009 का, नगर पालिका अधिनियम। इसके अलावा इसके रिलेटेड कुछ रूल्स है, 3 रूल्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ शहरी योजनाएँ हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है, वो हमें इसके अंदर पढ़नी होती है। तो इस तरह से ये टोटल मिला के 120 नंबर का होता है। और इसके अंदर हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है पेपर के लिए, जो कि काफ़ी इनफ होता है। इसमें कोई हमें कैलकुलेशन वगैरह का इसमें रोल होता नहीं है, तो इतना कोई खास वहाँ देने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया। मैं इसके लिए आपके लिए एक पिछला नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, ताकि हम थोड़ा उसके समझ सकें कि किस तरह से वैकेंसी आती है। तो देखो, जो वैकेंसी आती है, एक तो देखो ये हमें समझने की जरूरत है, अधिशासी अधिकारी। जो ईओ की वैकेंसी आती है वो ईओ 4 के लिए आती है। किसके लिए आती है? ईओ 4 के लिए आती है। और जो आरओ की वैकेंसी आती है वो किसके लिए आती है? आरओ 2 के लिए। जो इसका पे बैंड होता है वो 4200 पे ग्रेड होता है, और इसका जो पे ग्रेड होता है वो 4800 पे ग्रेड होता है। हम इसके बारे में थोड़ा आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे, पर एक बार के लिए आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, इसमें 3 वैकेंसियाँ आती है। एक तो होती है आईएन की वैकेंसी, जो कि सिविल से होते हैं,
इसके अलावा एक आती है आरओ की और एक आती है ईओ की वैकेंसी, ठीक है। और यह कैटेगरी वाइज डिवाइड होती रहती है, या अभी जो वैकेंसी आएगी तब हम देख लेंगे और अच्छे से एक बार के लिए अभी हमको पिछले से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हमें कुछ चीज़ें जो जान लेने की है वो हमें ये है कि इसमें हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या हो रहेगी वो हमें पता होनी चाहिए। भाई अगर कोई आईएन के लिए इसको फिल कर रहा है तो उसके पास बीई होना चाहिए सिविल से। इसके अलावा अगर कोई आरओ के लिए और ये ईओ 4 के लिए इसको फिल कर रहा है तो उसके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। क्या होना? ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये दो, तो ये हमारे लिए मेनली इसकी शैक्षणिक योग्यता है। कौन भर सकता है कि यदि आप कहते हैं कि आप थर्ड ईयर अपीरियंस है, यानी अभी थर्ड ईयर में हैं और आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें दे रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ये है कि जिस दिन पेपर होगा उस पेपर के दिन से पहले आपकी क्या हो जानी चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट इसमें है जो हमें पता याद रखनी है, समझ में रखनी है। अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो सकता है, ठीक है, आवेदन का पात्र होगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व उसकी शैक्षणिक अयोग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी उसके पास मार्कशीट होनी चाहिए उस दिन, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट की बात की हुई है कि इसमें जो आईएन होता है उसका पेमेंट L14 होता है, 5400 पे ग्रेड पे होता है। जो आरओ होता है वो L12 पे होता है, यानी 4800 पे ग्रेड। और जो EO4 होता है वो L11 पे होता है, जो कि 4200 पे ग्रेड होता है। ये सारी पोस्ट गजिटेड पोस्ट होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि गजिटेड पोस्ट होती है, ठीक है। साथ में इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 40, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर रखी गई है। अब मैक्सिमम वाली लिमिट है उसमें भी कुछ छूट दी गई है, जैसे कि यदि SC है, ST है, OBC है या EWS है, इन सबको 5 साल की छूट दी है। अगर इन्हीं कैटेगरी की वुमन है तो उस कंडीशन में उसे 10 साल की छूट दी है, और जनरल की अगर वुमन है तो उसको 5 साल की छूट है। इसके अलावा यदि विधवा है या परित्यक्ता महिला है उसको, इसके लिए कोई लिमिट इसके अंदर निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए मेनली तो। इसके अलावा हमें जो इसमें देखना है, इसमें चयन प्रक्रिया में कुछ नहीं है, सिंपल है। एक सिंगल पेपर होता है, ना कोई फिजिकल है ना कोई इंटरव्यू है। 4200 पे ग्रेड गजिटेड जॉब, इसके लिए जैसे कि अगर SI की वैकेंसी देखें तो वो भी 4200 पे ग्रेड है, लेकिन उसमें पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, 2 पेपर है उसमें भी। उसके बाद हमें उसका फिजिकल देना होता है और फिर उसके बाद हमें इंटरव्यू देना होता है। उसके बाद हमारा प्रॉपर, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है, ज़्यादा कोई बड़ा सिलेबस भी नहीं है, तो हम इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और दम लगा के थोड़ी मेहनत करेंगे तो यहाँ निकाल सकते हैं हम आराम से, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो दी हुई है। अब आप आ जाते हैं मेनली इसके सिलेबस के ऊपर। मैंने ये सिलेबस RPSC की साइट से डाउनलोड किया है। जो पिछला सिलेबस है वो है हमारे पास अभी, और मेनली वही रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें चेंज आने वाला नहीं है। और आएगा तो हम उसके साथ अपडेट कर लेंगे। देखो GK GS वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्ट का एक्ट आने वाला है, ये रूल्स आने वाले हैं। योजनाओं में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ ऐड की जा सकती है, कुछ हटाई जा सकती है, तो वो अपडेट होगी। तो हम योजनाओं को वैसे भी थोड़ा आगे रखेंगे, तो लास्ट में रखेंगे, ताकि अगर कोई अपडेट आएगा तो उस हिसाब से पढ़ा देंगे। और नहीं आता है, सेम रहता है, तो हम उसको कर लेंगे आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट ए जो कि सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, उसकी कला संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत के नाम से इसे डिटेल भी किया गया। इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को शामिल किया गया है। इसमें क्या है, तो राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल पूरा पाषाण से लेकर ताम्र पाषाण और कांस्य युग, यानी जिसमें कालीबंगा सभ्यता है, बागोर है, ये सभी जो एंशियंट राजस्थान वाली डिटेल्स है वो इसके अंदर हमें पढ़नी होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र उस टाइम पीरियड के वो हमें पढ़ने होंगे। इसके अंदर चंद्रावती है, विराटनगर है, ये सब इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख राजवंश हमें पढ़ने हैं, जैसे कि इसमें है गुहिल है, प्रतिहार वंश है, चौहान है, परमार है, राठौड़ वंश है, सिसोदिया है, कछुआ वंश, जो कि मेन स्ट्रीम में रहते हैं, वो हमें सारे वंश जिसमें है। इसके अलावा मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था हमें पढ़नी है। इससे आज अभी वर्तमान में काफ़ी क्वेश्चंस RPSC के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो हमें इस पर अच्छे से फोकस रखना है। इसके अलावा आधुनिक राजस्थान के बारे में हमें पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आएगा, तो इसमें 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक जागृति वो हमें पढ़नी है। इसके अलावा राजनीतिक जागृति, जिसमें अंदर न्यूज़पेपर्स हमें पढ़ने हैं, जितने भी राजनीतिक संस्थाएं गठित की गई थी हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, वो सब इसके अंदर पढ़नी है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में जनजाति और जो किसान आंदोलन थे वो हमें यहाँ डिटेल से चर्चा करनी होगी। प्रजामंडलों के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण है वो हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। इसके साथ ही अगर इस बाद आ जाते हैं हम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, इसके अंदर मंदिर पढ़ने हैं, किले, महल है। इसके अलावा जो भी जलीय संरचनाएं बनाई गई हैं वो इसके अंदर हमें पढ़नी है डिटेल से। इसके अलावा चित्रकला के बारे में पढ़ना है, विभिन्न शैलियाँ हैं वो हमें पढ़नी है, हस्तशिल्प है वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है
वो हम पढ़ने, जिसमें घराने वगैरह हम पढ़ते हैं। इसके अलावा लोक संगीत हमें पढ़ने हैं, वाद्य यंत्र पढ़ने हैं, लोक नृत्य और लोक नाट्य भी हमें इसके अंदर डिटेल से पढ़ने होंगे। इसके अलावा भाषा और साहित्य, जिसके अंदर हम बोलियाँ पढ़ते हैं, और इसके अलावा साहित्य और लोक साहित्य हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके अंदर हम धर्म से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, तो संत और संप्रदाय में पढ़ने होते हैं। इसके अलावा लोक देवता और लोक देवियाँ इसके अंदर होगी हमारे। फिर सामाजिक जीवन के बारे में, जिसमें मेले त्यौहार आ जाएंगे हमारे। इसके अलावा सामाजिक रीति रिवाज है, परंपराएं, वेशभूषाएं और आभूषण इसके अंदर पढ़ने हैं। फिर फेमस जितने व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटीज़ है, वो हमें देखनी है। लोक संगीत रिपीट हो जाता है यहाँ, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र, आभूषण, ये सब पढ़ने हैं। संस्कृति, परंपरा, विरासत, और साथ में ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है पुराने, जो कि टूरिज्म के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। फिर ज्योग्राफी पढ़नी है हमें। ज्योग्राफी आपको फुली अपडेटेड पढ़ाई जाएगी, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। फुल्ली अपडेटेड ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी आपको इसमें जो भी प्रमुख भू आकृति प्रदेश है वो इसमें पढ़ने हैं, और इसमें विशेषताएं, जो भी भौतिक प्रदेश होते हैं मेनली, वो हमें इसके अंदर डिवाइड करके वहाँ से पढ़ने हैं। इसके अलावा जलवायु के बारे में पढ़ना है, नदियाँ झीलें आ जाती हैं वो पढ़ने हैं, वनस्पति, जिसमें इसके अलावा मृदा में पढ़नी है, प्रमुख फसलें पढ़नी है, जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा। इसमें मेनली किस्में हमें पढ़नी होती है, किस्में हैं, और इनकी जो जलवायु कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं इनको उपज पैदा करने के लिए, वो हमें पढ़नी होती है। किस्मों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हम डिटेल से किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर ना जा सके। फिर प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं, सिंचाई परियोजना पढ़नी है, जल संरक्षण की तकनीकें हैं वो हमें देखनी है। इसके अलावा जनसंख्या, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना है। इन सबको आपको ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ याद कराने की कोशिश की जाएगी आपको एक टिप पे। इसके अलावा खनिज पढ़ने, हमें ऊर्जा संसाधन पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें जैव विविधता और उसके संरक्षण पढ़ने हैं, जिसके अंदर हम मेनली नेचुरल पार्क्स वगैरह है वो पढ़ने हैं, नेशनल पार्क्स है, अभ्यारण्य वगैरह है, वो जैविक उद्यान है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा पर्यटन स्थल और जो भी सर्किट बनाए हुए हैं, टूरिज्म के लिए जो भी सर्किट बनाए हुए वो हमें पढ़ने हैं। इसमें खनिज संपदा पढ़नी है हमें। फिर आ जाता है हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन, जिसके अंदर मेनली इंडियन पॉलिटी स्टार्टिंग में दी हुई है, जिसमें संविधान सभा में पढ़नी है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा उसकी विशेषताएं, जो हमारे संविधान उसकी क्या क्या विशेषताएं रही है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए उन सभी की चर्चा की जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा जो उद्देशिका है, जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, वो हमें पढ़ना है। मूल अधिकार है, DPSP है, इसके अलावा मूल कर्तव्य हैं, ये पढ़ने हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन है। इसके अलावा विभिन्न जो आयोग है वो हम डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा संघवाद है, और जो लोकतांत्रिक राजनीति उसके बारे में पढ़ेंगे, गठबंधन सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी हमारा नेशनल इंटीग्रेशन हुआ था, जितने भी अलग अलग जो राज्य थे उनको मिलाकर जो हमारे लौह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा किया गया जो अनुपम कार्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में डिटेल, यानी इसमें आ जाती है हमारी स्टेट पॉलिटी की, आ जाती है स्टेट पॉलिटी आ जाती है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा है, जो हाई कोर्ट है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन के अंदर आ जाएंगे तो हम इसमें DM पढ़ेंगे, पटवारी से लेकर हम DM संभागीय आयुक्त तक के जो भी मंत्री, जो भी अधिकारी, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन में हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, नगरीय निकायों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम विभिन्न आयोग हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 वाला है, उन सभी को हम डिटेल से यहाँ करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा करंट अफेयर्स। क्या जाता है? करंट अफेयर्स की चर्चा की जाएगी यहाँ पर। इसके अंदर राजस्थान की, भारत की, यानी तीनों तरह की, यानी हमें इंटरनेशनल से लेकर राजस्थान तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो हमें डिटेल से पढ़नी है। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, क्योंकि आजकल जो सिलेक्शंस का पैरामीटर चेंज हो रहा है वो करंट अफेयर्स ही कर रहा है। यानी जिनका करंट अफेयर्स अच्छा है वो कभी कभी आसानी से इसको पार कर जाते हैं, और कभी कभी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो करंट अफेयर्स में मात खा जाते हैं और वो छोटी मोटी चूक की वजह से रह जाते हैं। तो ये चूक हमें नहीं करनी, हम करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको करंट अफेयर्स याद कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो भी मेन डाटा है वो छूटे ना, और ज़्यादा हमें इसके पीछे नहीं भागना है, बस जो इंपॉर्टेंट है उसे छोड़ना नहीं है, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है 40 नंबर का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें हमारा पार्ट B है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्ट आता है,
जिसके अंदर 2009 वाला, जिसके अंदर हमें कुछ अध्याय पढ़ने होते हैं, इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, उसमें से हमें कुछ अध्याय पढ़ने हैं जो कि ये दिए हुए हैं। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, कि हमें सिंपल है ये जो अध्याय हैं ये हमें डिटेल से पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स है जो हमें पढ़ने हैं, जो 3 रूल्स है वो हमें देखने हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य क्रय व अनुबंध, यानी नगरपालिका जो भी सामान खरीदती है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके संबंधित जो भी रूल्स है वो इसके अंदर दिए हुए हैं। फिर कार्य संचालन, नगरपालिका के अंदर जो भी बैठकें होती है, जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका जो संचालन है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसके लिए 2009 के अंदर रूल बनाया गया, तो उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान नगर पालिका की समितियाँ, तो नगर पालिका के बहुत सारी समितियाँ बनती है, कार्यपालक समिति है, इसके अलावा वार्ड समितियाँ, तो बहुत सारी अलग अलग समितियाँ बनती है। तो उन समितियों की जो भी चर्चा होगी वो इस रूल्स के तहत की जाएगी। 2009 का एक्ट रूल है ये भी। इसके अलावा योजनाएँ जो कि है, एक तो स्वच्छ भारत मिशन है, ये सारी शहरी वाली है, तो शहरों के अंदर जो भी चलाई जा रही वाली योजना है वो हम यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, इंदिरा गांधी रसोई योजना शहरी वाली है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाला है, जैसे कि मनरेगा हमारे गाँव में चलता है उसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो हमारे शहरों में चल रही है, अमृत मिशन है, हृदय मिशन है, इसके अलावा NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है वो चल रहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को क्या दिए जाते हैं, ताकि कुछ पैसा उपलब्ध करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बिना गारंटी के और बिना ब्याज के, ताकि उनका जीवन यापन आराम से किया जा सके। ठीक है, तो ये मेनली है। परीक्षाओं की योजना और पाठ्यक्रम, इसमें क्या है, तो 120 मार्क्स का है, 120 अंक का है, 120 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय है हमारे पास, जो ये हमारे पास 2 पार्ट के अंदर मिलता है हमें डिवीज़न किया। और अगर नेगेटिव करोगे तो 1/3 कट जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ी है। अब मेनली जो बात है वो पार्ट बी से रिलेटेड है। भाई जो पार्ट बी है मैं आपको पार्ट बी पढ़ाऊँगा। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपने मेरा नाम तो थंबनेल पे देख ही लिया होगा, मेरा नाम सौरभ है। ठीक है, और अभी वर्तमान में मैं जूनियर अकाउंटेंट के पद पर हूँ। मैं भी जूनियर अकाउंटेंट हूँ और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ मैं अपनी रैंक में। ठीक है, और इससे पहले मैंने RS 2021 है उसका इंटरव्यू दिया हुआ, इंटरव्यू कॉल हुआ है मेरा। इसके अलावा SI 2021 मेरा पास किया हुआ है। इससे पहले मैंने LDC 2018 है वो पास किया है। इसके अलावा अभी जो RS 2024 उसका मेंस मैंने लिखा है। तो इस तरह से मैंने कुछ अचीवमेंट्स से मैंने आपको तो बता दी है। और मैं अभी की भी स्टूडेंट ही हूँ। मैंने अभी खुद EORO जो पिछला है वो मैंने दिया था, लेकिन उस टाइम मेरी जस्ट ज्वाइनिंग ही हुई थी तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया था, तो मैं निकाल नहीं पाया हूँ, कुछ मार्क्स से रह गया था। ठीक है, तो ये मेरा बारे में बात है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी आपको मेनली मैं ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, पार्ट बी की बात करें तो ये 40 मार्क्स का है हमारे। और हमारा जो टारगेट है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हमारी कोचिंग का जो नाम है, इसका मतलब हमारा कोचिंग का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो यही है कि हमें कैसे भी करके अपने सब्जेक्ट में 35+ लाने हैं, यानी 40 आउट ऑफ 35 हमारे इस पार्ट में मिनिमम आने चाहिए। क्या मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, मिनिमम बता रहा हूँ। 35, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। देखो मेरे खुद के नोट्स मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, पिछली बार जब वैकेंसी तब मैंने खुद ने बनाए थे और उसमें से 38 क्वेश्चन आए थे। तो आशा करता हूँ इस बार भी ऐसा ही होगा और जो 38 था उसको भी हम 2 बढ़ाकर 40 तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ जो पार्ट बी है उसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, नगरपालिका एक्ट, रूल्स और योजनाएं। मैंने आपको बताई दी है, ये वाला 3 रूल है, ये एक्ट है और ये योजना है। कुछ इसमें 40 मार्क्स। अब इसको मैंने कुछ देखा, पिछले पेपर देखे और उसमें कुछ वेटेज डिवाइड करके देखा है। तो जो योजनाएं हैं वो पिछले दोनों पेपरों में, यानी 23 वाले पेपर में जो कैंसिल हुआ था वो, और उसके बाद जो 25 वाला पेपर हुआ, दोनों में 10 क्वेश्चन आए और दोनों 10 मार्क्स के। तो 10 क्वेश्चन आए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए, मतलब यानी इसका जो वेटेज है वो 10, यानी 1/4 वेटेज अकेला कौन रखता है, योजनाएं रखती है। तो योजनाओं का हमें अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। मैंने एक चीज़ और देखी, 23 वाले में तो पेपर थोड़ा ईजी था तो इसलिए वहाँ नहीं, लेकिन 25 वाले में कुछ योजनाओं से हटके उनके जो सर्वेक्षण थे उन पर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सर्वे वगैरह है वो भी हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ने हैं इस बार, तो वो हमें एक गाइडेंस मिलती है यहाँ पर कि पिछले पेपर देखने। आपको बोलूँगा मैं जो पेपर है वो टेलीग्राम पे डलवा दूँगा, आप एक बार वो खुद पेपर देखना। कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले पता होना चाहिए किस चीज़ का कितना क्या वेटेज है। इसी स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं, वरना गधे वाली रेस में नहीं घोड़े वाली रेस में चलना है हमें। ठीक है,
तो रूल्स की बात करें तो रूल्स से मैंने पिछले बार 23 वाला पेपर था कैंसिल हुआ था, उसमें लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो 25 वाला उसमें 7-8 क्वेश्चन ही रहे थे। तो इस वेटेज में थोड़ा वेरिएशन है। सबसे ज़्यादा वेटेज एक्ट का है। एक्ट में भी है ना, कुछ पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कुछ पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको एक्ट पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे आपको बताऊँगा कि ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है हमें, जैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। सिंपल लॉजिक ये है। ओके, चलो हाँ, अब आपके वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई, हमको ईओ लेना चाहिए या आरओ लेना चाहिए। ये जंग है एक, ईओ वाली और आरओ वाली जंग चलती है एक, कि हमें कौन सी प्रेफरेंस पहले भरनी चाहिए, ईओ भरें या आरओ भरें, या दोनों में से कौन सी अच्छी है, आगे किसमें फ्यूचर अच्छा है। तो इस चीज़ों को देखने के लिए मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ, फिर आप डिसीजन आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ दोनों वैकेंसी के बारे में। इसको बोलते हैं हिंदी में तो अधिशासी अधिकारी। क्या बोलते हैं? अधिशासी अधिकारी। और इसे बोलते हैं राजस्व अधिकारी, ठीक है। यानी ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये हो जाता है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। इसके अंदर बात करें तो ये जब वैकेंसी होगी तो वो ओपन होती है ईओ 4 के लिए, ठीक है। और जो ये वैकेंसी ओपन होती है वो आरओ सेकंड के लिए होती है, ठीक है। तो ईओ 4 और आरओ सेकंड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ईओ भाई साहब है वो बैठते हैं हमारे नगर पालिका के अंदर। कहाँ बैठते हैं? जो मेनली बैठेंगे वो नगर पालिका के अंदर है। अगर खाली जगह है और वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है तो परिषद में या नगर निगम में भी बैठाए जा सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहाँ जनरली होते हैं, इनको नगर पालिका में बैठाया जाता है। लेकिन ये कंपलसरी है इधर कि ये ना नगर परिषद में या नगर निगम में ही बैठाया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये समझना है कि भाई जो ईओ है वो नगर पालिका में काम करता है मेनली, और जो आरओ है वो नगर पालिका में बैठता नहीं है, वो सिंपल नगर परिषद में बैठेगा या नगर निगम के अंदर जाके बैठेगा, सिंपल। इसके अलावा जो हमारे ईओ 4 है इसका जो पे ग्रेड मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो कितना है? 4200 है। गजीटेड दोनों ही है, गजीटेड की कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही गजीटेड ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये 4200 पे ग्रेड पे है, ये 4800 पे ग्रेड पे होता है। यानी इसको जो सैलरी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, इनको जो सैलरी मिलेगी ईओ साहब को जो सैलरी मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, बड़ा ट्विस्ट ये है कि भाई साहब इनका जो प्रमोशन चैनल है वो थोड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देता है। कि क्या होता है कि इनका पोस्ट का सीक्वेंस देख लो। ईओ 4 है वो प्रमोट होता है ईओ 3 होता है ईओ 2, और ईओ 2 के बाद ईओ 1 जैसी कोई वैकेंसी, ईओ 1 नहीं होता है, कमिश्नर होता है डायरेक्ट, ठीक है। कमिश्नर का पद होता है। तो ईओ 4, ईओ 3, ईओ 2 और फिर कमिश्नर, ये प्रमोशन चैनल होता है। जबकि आरओ सेकंड होता है, फिर आरओ फर्स्ट आता है। तो ये दो तरह की पोस्ट होती है आरओ के अंदर सिंपली, ठीक है। अब प्रमोशन चैनल बात करूँ तो जो ईओ हमारा 4th जो हम बनेंगे और जो हमारे आरओ सेकंड इधर बनेंगे, ये दोनों ही प्रमोट होते हैं। किस में होते हैं? या तो ईओ 3rd में होंगे या प्रमोट होंगे आरओ फर्स्ट के अंदर। और दोनों के अंदर ही इधर वाले 3 बंदे सेलेक्ट होंगे तब जाके इधर वाले के एक का प्रमोशन होगा। आया समझ में कुछ? कि अगर 3 ईओ 4 ईओ 3 बनेंगे तब जाके एक आरओ सेकंड ईओ 3 बनेगा। यानी इनका जब 3 प्रमोशन हो जाएंगे तब इधर एक प्रमोशन होगा। और 3 बंदे यानी 3:1 का वो चलता है। यानी इसका प्रमोशन जो चैनल है वो बहुत स्लो है, ठीक है। फिर या तो ईओ 3rd बन सकते हो। हाँ, ऐसा ही नहीं है कि आप ईओ 4 से ईओ 3rd ही बनोगे या आरओ ईओ 3rd ही बनता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो ईओ 4 है वो आरओ फर्स्ट भी बन सकता है और जो आरओ सेकंड वो आरओ फर्स्ट भी बन सकता है। ये प्रमोशन चैनल का ट्विस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है कि आप ईओ हो तो ईओ ही रहोगे हमेशा, आप आरओ भी बन सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप आरओ हो तो आरओ ही आरओ रहोगे, आप ईओ भी बन सकते हो। तो ये फिक्स नहीं है आगे जाके, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब आपके हिसाब से देख लेना आपको कौन सी प्रेफरेंस भरनी है। आपको सैलरी अभी ज़्यादा चाहिए, बाद में ज़्यादा चाहिए, पावर्स का जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम नगर पालिका एक्ट पढ़ेंगे तो ईओ की पावर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ईओ की क्या पावर रहेगी, आरओ की क्या पावर रहेगी, कैसे क्या काम फंक्शन करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो मेनली ये हमारे अंदर ये मेनली जो चीज़ें हैं मैंने आपको समझा दी हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट करके आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है सिविल्स लक्ष्य करके, और ये टेलीग्राम चैनल के स्कैनर है, आप यहाँ से स्कैन कर लो, इसको स्कैन करके आप वहाँ पे जा सकते हो डायरेक्टली,
साथ में आप ये टाइप करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं, @civils/ लक्ष्य करके आपको जो भी नए अपडेट्स है वहाँ मिल जाएगी। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स के जो नोट्स है वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जो भी क्लास नोट्स हैं वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सिंपल है, ये सारी चीज़ें आप जितने भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे वो आपको फुल्ली अपडेट वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आपको किसी भी तरह से इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ना महंगी फीस देने की ज़रूरत है, किसी कोचिंग संस्थाओं की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हम पे भरोसा करते हो तो आपका सिलेबस, मेरा सिंपल लॉजिक है, 30 डेज 30 क्लास, पार्ट बी कंप्लीट। सिंपल, यानी मैं आपको आज मैं 10 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, और मैं 13 अक्टूबर को आपको ये दो कंटेंट है वो कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि फेस्टिव है अक्टूबर, छुट्टियां रहेंगी, आपकी भी रहेंगी, मुझे भी छुट्टियां रखनी है, जैसे भी है। पर ये 30 अक्टूबर के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, और बीच बीच में आपके लिए रिवीजन क्लासेज आती रहेगी, और आपको रिवीजन वही 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर पूरा एक्ट योजनाओं समेत कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा। आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जहाँ कहीं नहीं पढ़ाएगा उससे ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात है इसकी। और एक इम्पोर्टेंट बात और, हाँ, हमारा नया चैनल है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इससे जुड़ सकें। जो हमारा हमने एक नज़रिए लेके चले हैं हम कुछ। साथ ही इसमें हमारा जो सबसे मेन बात ये है कि हम खुद स्टूडेंट आशा कर, और हमें स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से समझ में आती है, और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सामने वालों की भी सॉल्व हो, हम उनमें हेल्प कर सकें। तो हमारे लिए बड़प्पन, हमारे लिए बड़ी बात है। तो ये हमारे सब इन द एंड है। तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।